दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिले संवाद के इस बेहद खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस कार्यक्रम के साथ हम एक नई श्रृंखला शुरू कर रहे हैं और वो होगी कि किताब जो नई आती है, चाहे वो जिस भाषा में हो, हिंदी, अंग्रेजी, दोनों भाषाओं की, जो बेहतर किताबें दिखेंगी और हमें उपलब्ध होंगी, उन पर हम चर्चा करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि उस किताब के लेखक से भी बात की जाए, उस किताब को पढ़ चुके ऐसे विशेषज्ञों से भी कभी बात की जाए जो उसकी अच्छी एनालिसिस कर सकें, उस विषय के जानकार हों। तो आज से ये कार्यक्रम नई किताब, और ये इसका पहला, एक तरह से पहला इस कार्यक्रम है। इस बार हम एक नई किताब लेकर आ रहे हैं और वो किताब है, कुछ ही समय पहले ये छपी है, द जननायक कर्पूरी ठाकुर, वॉइस ऑफ वॉइसलेस। ये किताब है और इस किताब के लेखक हैं संतोष सिंह। संतोष सिंह जाने माने पत्रकार हैं, बिहार में इंडियन एक्सप्रेस के ब्यूरो चीफ हैं, वर्षों से पत्रकारिता कर रहे हैं, कई किताबें लिख चुके हैं। संयोग है कि ये किताब कर्पूरी जी पर ऐसे समय आई है जब वो भारत रत्न से विभूषित भी हुए हैं। तो हम इसी किताब पर आज चर्चा करेंगे और इस पर चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं संतोष सिंह जी। संतोष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच सर। तो सबसे पहला संतोष जी, मेरा ये सवाल है कि कर्पूरी जी पर किताब लिखने की आपको प्रेरणा कब और कैसे मिली, कैसे शुरुआत कैसे की? ये सर बहुत ही दिलचस्प बात है। जब मैं पहली किताब में लिख रहा था, रूल्ड और मिसरूल्ड, द स्टोरी एंड डेस्टिनी ऑफ बिहार, ये करीबन बात 2015 की है। तो उसमें एक विशेष रूप से तो लालू जी, नीतीश जी के पीरियड पर था। तो एक मैंने कनेक्टिंग चैप्टर दिया था, उसका नाम दिया था फॉल ऑफ द बनियन ट्री। तो उसमें मैं डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह से लालू जी तक की जो जर्नी कनेक्ट करता हूँ। तो उसमें बहुत ही पुरजोर तरीके से कर्पूरी ठाकुर आए। उनका जिक्र लगभग 500-600 वर्ड्स में होगा, लेकिन उसको लोगों ने बहुत सराहा, खास करके रवीश जी ने पढ़ा। तो रवीश जी ने मुझे फ़ोन किया खास करके कि कर्पूरी जी का जो प्रकरण है वो संक्षिप्त है लेकिन बहुत शानदार है, एक किताब हो सकती है। तो वो बोल के निकल गए, लेकिन मेरी बात दिमाग में टिक गई। जब 2022 में वितस्ता से सेलेक्ट से मेरी दूसरी किताब आती है, जेपी टू बीजेपी, मैंने उस काम को आगे बढ़ाया, एक पूरा चैप्टर 8000 वर्ड कर दिया। उसका नाम दिया द कर्पूरी ठाकुर, द ओरिजिनल सबाल्टर्न हीरो। तो फिर ये बात मुझे लगा कि नहीं, अब ये इससे बात नहीं चलेगी। तब मैंने एक तरह से कहिए 2022 के बाद से इंटेंस रिसर्च, काम तो शुरुआत हो गया था 2015-16 से, बिट्स एंड पीसेस में जो मुझे आ रहे थे मैं जमा कर रहा था, लेकिन 22 के बाद से मैं कंप्लीट गंभीर रूप से इसका रिसर्च करना शुरू कर दिया। जितनी बिब्लियोग्राफी हो सकती है, जो मिल सकता है अमेजन से, यहाँ से, अशोक राजपथ से, और लगभग 70 आदमी का इंटरव्यू किया मैंने, और कर्पूरी ठाकुर से जुड़े हुए जितने भी जगह है वहाँ विजिट किया। तो मैंने कोशिश किया उनकी रिपोर्टिंग, और ये एक बहुत ही सुखद संजोग है। मैं तो इनके सेंटेनरी ईयर के हिसाब से प्लान कर रहा था कि 2024 में इनका 100वां साल होगा, उस हिसाब से प्लान कर रहा था। ये एक लेखक के लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि जो आपके नायक हैं उसको भारत रत्न मिले, उस समय किताब आए। ये मैन्युस्क्रिप्ट तो मई में ही सबमिटेड हो गया था। जब भारत रत्न मिला तो हमने वो एकदम लास्ट फाइनल पॉइंट में था। तो आप देख रहे होंगे साउट लाइन मैंने यूज किया है कि भारत रत्न मिला है, स्टार्ट में ही वो हमने दिया है। और हमारे साथ सह लेखक आदित्य, हाँ, ये बताना भी बहुत जरूरी था कि संतोष सिंह के साथ इस किताब के सह लेखक हैं आदित्य अनमोल, और वो पब्लिक पॉलिसी मास्टर्स है यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो से, अभी यूएस में वही काम कर रहे हैं। और आई थिंक बिहार से ही ये बिहार से ही है। इन्होंने थोड़ा इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव को ऐड करने का, और जो वेस्ट में जो बहस चल रही सोशलिज्म को लेकर के, तो हम इसको एक इंटेलेक्चुअल रीगर और एकेडमिक रीगर को भी इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश की है। दोस्तों, कर्पूरी ठाकुर जी 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे और उनका जो कार्यकाल था वो कभी पूर्ण कार्यकाल उनको नहीं मिला, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने छाप छोड़ी। एक बार वो डिप्टी सीएम भी थे, लेकिन डिप्टी सीएम जब वो बने थे तो वो सीएम बनने के लिए उनका नाम प्रस्तावित हुआ था, सहमति बन गई थी। उनकी पार्टी के सबसे बड़े जो नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया थे, वो पटना में यही कहकर गए सारे अपने पार्टी नेताओं से कि मुख्यमंत्री कर्पूरी जी को बनाना है। लेकिन जब वो पटना से चले गए तब मुख्यमंत्री का चयन हुआ और पता चला
कि महामाया प्रसाद सिन्हा मुख्यमंत्री बन गए और ये डिप्टी सीएम बन गए। तो वो भी बड़ी दिलचस्प कहानी है, हम उस पर भी थोड़ी चर्चा जरूर करेंगे। लेकिन जो संतोष जी, मेरा सवाल अगला ये है कि कर्पूरी ठाकुर को पूरा कार्यकाल कभी नहीं मिला, लेकिन आपको क्या लगता है बिहार के जितने भी मुख्यमंत्री अब तक बने हैं उनको कैसे आप उनका इवेल्युएशन करेंगे? आप संक्षेप में आपने किया भी है, लेकिन हमारे दर्शकों को क्या बताएंगे कि इस किताब में कर्पूरी जी को एक एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में, न केवल एक राजनेता, न केवल एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, वो बहुत जबरदस्त पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे, इसमें तो कोई दो राय नहीं। संयोगवश मैंने उनको देखा, मैंने उनको रिपोर्ट किया, मैंने उनके साथ बातचीत की, मैंने उनके साथ ट्रेवल किया, लेकिन आप एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में उनको कैसे पाते हैं इस किताब में? जी, एक एडमिनिस्ट्रेटर उनका एक बहुत ही, अब इनका एडमिनिस्ट्रेशन तो बहुत, अब पीरियड बहुत संक्षिप्त है। जी। यही तो एक दिलचस्प बात है कि एक एज एन एडमिनिस्ट्रेटर हम इनको सैंपलिंग कर रहे हैं। पूरा कालखंड अगर 3 सवा 3 साल से ज़्यादा नहीं है, जी जी। लेकिन जो काम किए हैं उसका जो रेप्लिकेशन है वो बहुत बड़ा बात हुआ। जो चाहे नीतीश कुमार ने किया या कुछ अंशों में लालू प्रसाद जी ने भी किया, वो एक अलग तरीके से किया। आप देखिए छोटी-छोटी चीज़ें, मैं उसको प्रो पुअर नहीं करता हूँ, मैं प्रो पीपल पॉलिसी करता हूँ कि जिसको कि आज हम लोग कॉम्पिटिटिव पॉपुलिज्म के नाम से जानते हैं और डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर मॉडल में ट्रांसफर हो गया है। आप देखिए कि स्टार्ट कीजिए स्कूल का फी वेवर, वो अपने उनको दंश था, फी जमा नहीं कर पाते थे तो वहाँ से स्कूल का फी वेवर दिया। पहले कालखंड में आते हैं 67 में, जब वो एजुकेशन मिनिस्टर रहते हैं डिप्टी सीएम के साथ, तो क्लास 7 तक करते हैं। सेकंड बार जब बनते हैं तो वो पूरी तरह से फी वेवर क्लास 10 तक करते हैं। अब उसी मॉडल को देखिए रेप्लिकेट किया गया है। ओल्ड एज पेंशन, हर एक बार एमएलए बनते थे, एक चवन्नी उनकी माँ देती थी, एक पिताजी देते थे। एक बार के इंस्टांस में पिताजी ने नहीं दे पाए, वो घर से निकल गए, तो वहां से उनको ओल्ड एज पेंशन का आइडिया आता है। तो छोटी छोटी घाट पर आप पार करने के घट ही लगता था, तो दुल्हन जाती थी तो उसको लगता था, तो बहुत बुरा लगता था, तो वो उन्होंने घटे ही खत्म किया। तो ये छोटी छोटी चीजें लगती है। और जो अंग्रेजी हटाओ का जो 67 में डिसीजन था, वो तो एक लैंडमार्क डिसीजन था। उसकी लोगों ने बहुत की, कर्पूरी डिवीजन है, पास विदाउट इंग्लिश लिखा रहता है। जो खास करके अभिजात्य वर्ग के लोग हैं, उनको, जो सामंती मानसिकता के लोग हैं, उनको लगा कि अंग्रेजी, लेकिन इनका दूसरा तर्क था, डॉक्टर लोहिया का वही तर्क था कि हम अंग्रेजी भाषा का विरोध नहीं करते हैं, हमको अपनी भाषा से अगर काम चल सकता है तो हम अपनी भाषा में क्यों बात नहीं करें, अपनी भाषा का संवर्धन क्यों नहीं करें। हमको हिंदी पढ़ने से अगर नौकरी मिल सकती है तो जस्ट बिकॉज कि कोई अंग्रेजी नहीं जानता है तो उसको वो अपॉर्चुनिटी डिनाई करे। तो आपने देखा, उस दौर को आपने देखा है जब मैट्रिक पास करना एक बड़ी बात होती थी, खास करके बिहार और यूपी में, और अंग्रेजी की मान्यता होने के कारण, ये मैंडेटरी होने के कारण से बहुत पास नहीं कर पाते थे। और वो पास नहीं कर पाते थे, एक सामाजिक दंश होता था, उनकी शादियां नहीं होती थी, अपॉर्चुनिटी तो आप छोड़िए, बेसिक सोशल एक्सेप्टेबिलिटी नहीं होती थी। लेकिन इस डिसीजन के बाद जो एक तरह से कहिए कि सारी पौध जो आती है ओबीसी, ईबीसी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स की, एक नई पौध निकल के, नॉट जस्ट की पॉलिटिशियन सब आते हैं, तो मैं इसको प्रजातंत्री करता हूँ, शिक्षा का प्रजातंत्रीकरण, इसको मैंने डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन माना है इसको। जी जी। बिल्कुल, संतोष जी ने सही बात बताई, और मैं इनकी किताब पढ़ते हुए मुझे वो दृश्य मेरे सामने आ गया जब ये बोल रहे थे कि रामनाथ ठाकुर इनको बताते हैं, जो कर्पूरी ठाकुर के पुत्र हैं और जो अभी राज्यसभा में है जनता दल यू की तरफ से, कि वो जब गए अपने घर कर्पूरी जी, तो 25 पैसे संभवतः उनकी दादी ने दिया, और पिता के पास पैसे नहीं थे, बुढ़ापे में कुछ बचता नहीं था, बहुत बुरी हालत थी। तो जो पैसा बुढ़ापे में नहीं था पिता के पास कि वो कुछ दे सकें, तो वो कहीं ना कहीं एक कचोट जो कर्पूरी जी के मन में आई, और उससे उन्होंने सबक लिया कि बुजुर्गों को, ये सिर्फ मेरे पिता का मामला नहीं है, इस प्रदेश के तमाम बुजुर्ग हैं जो मेरे पिता की तरह परेशान होंगे अपने बच्चों के लिए, अपने लिए। और उन्होंने कहा कि वृद्धावस्था पेंशन बहुत ज़रूरी चीज़ है। और देखिए, आज देश के न जाने कितने प्रदेश हैं जहां वृद्धावस्था पेंशन दी जा रही है, और ये कर्पूरी ठाकुर ने उस दौर में शुरू किया था जिस समय कोई कल्पना नहीं कर सकता था। तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें उन्होंने शुरू की। शराबबंदी नीतीश कुमार ने शुरू किया, हालांकि ये बहुत कंट्रोवर्शियल डिसीजन उनका रहा और अभी भी उसको लेकर विवाद हैं। मैं कोई अपना स्टैंड अभी नहीं इस पर बता रहा हूं, लेकिन मेरा कहना है कि शराबबंदी बिहार जैसे पिछड़े राज्य के लिए कर्पूरी जी ने बहुत पहले सोचा और उसको लागू किया, और आज देखिए दूसरे लोग भी लागू कर रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। लेकिन एक और बात हम आपसे समझना चाहेंगे कि क्या आपको लगता है कि उनकी पार्टी ने उनको पहले तो सीएम बनने से रोका, वो डिप्टी सीएम तक सीमित रह गए। अब उनकी अपनी पार्टी, क्योंकि केवल ये
ऐसा नहीं था कि महामाया प्रसाद सिन्हा के लिए पैरवी जो कर रहे थे वो रामगढ़ के राजा जो कामाख्या नारायण सिंह और उनके जो भाई जो विदेश पलट थे, छोटे भाई विदेश पलट थे, जी हाँ, बसंत नारायण सिंह, केवल वही नहीं थे जिनकी पार्टी का एक क्रूशियल सपोर्ट जरूरी था मुख्यमंत्री बनने के लिए, क्योंकि कांग्रेस को 128 सीटें आई थी जहां तक मुझे याद आ रहा है, और इन लोगों की शायद सीटें उससे कम थी, लेकिन सरकार इनकी बनी। ये भी अजीब बात है संतोष जी कि उस समय कितनी मॉरलिटी पॉलिटिक्स में थी, जबकि दल बदल विरोधी विधेयक नहीं था, कि कांग्रेस पार्टी ने पूरा बहुमत नहीं पाया तो किसी और को तोड़कर सरकार बनाने की बात नहीं सोची पार्टी ने, बल्कि छोड़ दिया कि विपक्ष ले और संयुक्त विधायक दल की सरकार बनी। लेकिन हमारा आपसे सवाल यह है कि आखिर वो वजह क्या आपको लगी इस किताब में जो आपने नरेट किया है, या किन्हीं कारणों से मान लीजिए पूरी बात नहीं आ पाई जो आप हमें बता सके हमारे दर्शकों को, कि वो क्या फैक्टर्स थे कि उनकी अपनी पार्टी लोहिया की इच्छा के बावजूद चीफ मिनिस्टर पहली बार उनको नहीं बना सकी और डिप्टी सीएम तक सीमित हो रह गए? देखिए, इसके सबसे बड़ा कारण ये था कि अभी एंटी कांग्रेसिज्म था, और आपने कहा ना कि कांग्रेस को कोई सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं। जो माहौल देश में 9 राज्यों में तैयार हो गया था, कांग्रेस जानती थी इस बात को कि हमको कोई सपोर्ट करेगा नहीं। अब तो जितने भी घटक थे उसमें, चाहे भारतीय जनसंघ के हों और जो छोटी पार्टी, झारखंड की पार्टी थी, इस तरह से 5-7 पार्टियों मिल करके वो सब इस चीज में थे कि संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी जिसके क्रेता कर्पूरी ठाकुर थे, इनको 68 आता है। जन क्रांति दल जिसके कामाख्या नारायण सिंह के नेता थी, जो माया ने चीफ मिनिस्टर, उसकी संख्या 30 थी। फिर भी इसलिए एक्सेप्ट कहा कि पहला एक एंटी कांग्रेस गवर्नमेंट का फॉर्मेशन, जैसे आज के डेट में बिहार में बीजेपी ज्यादा नंबर होने के बाद भी जदयू के सामने असर्ट नहीं कर पाती है, तो उनको था कि पहले सरकार बनानी हमें जरूरी है। और आप ये कह रहे हैं सपोर्ट की बात है, मुझे याद आ रहा है कि कपिल देव से एक फॉर्मल मीटिंग के पहले कपिल देव सिंह के यहाँ मीटिंग होती है, एक उनके पुत्र अर्जुन सिंह ने मुझको रिकाउंट किया, तो वहां जब कामाख्या नारायण सिंह जब बोलते हैं तो उनका जो एक ऐसी पर्सनालिटी थी कि उनका कोई प्रतिकार नहीं कर सकता था। उस बीच में बसंत नारायण सिंह अंग्रेजी में बोलते थे, डू यू फॉलो माय इंग्लिश, तो लेकिन वो एक पर्सनालिटी, जो एक ऑरा था, उसका विरोध नहीं किया। रामानंद तिवारी सरीखे, कपिल देव सिंह सरीखे लोग कुछ नहीं बोल पाए, और ये इसलिए नहीं बोल पाए कि खुद कर्पूरी ठाकुर जमीन नीचे तक देखते रहे, उन्होंने खुद प्रतिकार नहीं किया। लोहिया जी ने अलाकावन कोई कल्चर नहीं था, लोहिया निश्चिंत होकर के लोहिया जी चले गए थे, विवेकानंद रॉक्स चले गए थे, वो तो घूमने के लिए चले गए थे, वो मान के चले थे। और वो लौट के आने के बाद जब ये चीजें होती है तो एक और प्रकरण है, गेस्ट हाउस में बुलाते हैं, वो रामगढ़ के राजा को बुलाते हैं, उसको रामगढ़ बोलते हैं, पूरा नाम राजा वजह नहीं बोलते हैं, रामगढ़। और वो खड़े रहते हैं, लोहिया जी बैठे हैं, वो खड़े रहते हैं दोनों भाई, कि तुमको राजनीति करनी है कि व्यवसाय करना है, 15 मिनट में सोच के बताओ। तो इससे ये हो गया कि प्रेशर पॉलिटिक्स तुम नहीं कर पाओ, तुमने महामाया प्रसाद को डिक्लेयर कर दिया है। इस लॉजिक के साथ कि उन्होंने केबी साय को हजारीबाग वाले भी हराने वाले भी हराया था। हाँ, वो उस लॉजिक से क्यों नहीं बनाया, तो वो लॉजिक होल्ड नहीं करता था। बैकवर्ड कम्युनिटी लीडर, हाँ, बैकवर्ड कम्युनिटी लीडर, यस, वेरी ट्रू। तो मेरे कहने का मतलब है कि सोशलिस्ट रूल तो आ गया, लेकिन एक तरह से ओबीसी असर्शन जो जिस तरह से होना चाहिए था, लेकिन आप देखिए कि क्या क्रम है, ये कालखंड था जिसमें कि एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर, खास के मुझे लगता है कि इंडियन पॉलिटिक्स में कहीं नहीं हुआ है जहाँ की एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर ज्यादा फेमस होता है। चाहे वो आप देखिए लगान माफी किया, हम पंचायती राज, आप बोल रहे थे पंचायती राज सिस्टम, ऑफ कोर्स हम अगले खंड में रिजर्वेशन की जरूर बात करेंगे, क्योंकि बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, लेकिन आपको हम उस पर आएंगे दोनों मुद्दों पर, लेकिन ये क्या कपिल देव सिंह जी और रामानंद तिवारी, इन दोनों जो नेता थे संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के, जो बड़े महत्वपूर्ण नेता, और बाद के दिनों में भी वो लगातार महत्वपूर्ण बने रहे बिहार की पॉलिटिक्स में, तो क्या इनका कोई इनहेरेंट कॉन्ट्रडिक्शन था विद इन द पार्टी कर्पूरी ठाकुर से? नहीं, कर्पूरी ठाकुर ये तीनों राइवल थे। कपिल देव सिंह उस तरह के राइवल नहीं थे जितने रामानंद तिवारी ये थे, लेकिन ये प्रतिस्पर्धा नहीं थी कि कर्पूरी ठाकुर नहीं बने। रामानंद तिवारी इस पक्ष में थे, उनका शायद ये तर्क रहा होगा कि जो हमारा नेता है वो एक पंक्ति नहीं बोल रहा है, तो मैं क्यों बोलूं। तो अब जब पूरा प्रकरण हो गया, किसी ने कोई विरोध नहीं किया, तो उन्होंने पूछा, तो बोलते हैं भोजपुरी में ठीक बा, इतना ही बोलते हैं। कपिल देव सिंह कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन चूंकि मीटिंग कपिल देव सिंह की हुई तो उनको तत्क्षण मंत्री नहीं बनाया गया, उनको वेट करना पड़ा। रामानंद तिवारी को भी उतना भारी विभाग नहीं दिया गया, बाद में मिला पुलिस मंत्रालय। हाँ, मैंने उसी में कैबिनेट में शामिल हुए, लेकिन उनको हल्का मिला, पुलिस मंत्रालय मिला, लेकिन वो जो एक नंबर 2 वाला पोजीशन होता है, वो है ना, सीनियर थे, उनको मिलना चाहिए था, वो चीज नहीं होता है। तो मैं ये डायरेक्टली इन्वॉल्व लेता हूँ, लेकिन सबसे जो एक स्पिरिट था कि सरकार बनानी है, कर्पूरी जी में भी डिस्परेशन था कि नहीं, सरकार बननी चाहिए।
तो ये था कि एंटी कांग्रेसिज्म का जो एक फलीभूत हो जाए, हम्म। और इनको देखिए इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री मिली, फाइनेंस मिला, या एजुकेशन मिला, तो जो भी एक रिफॉर्म जो देखते हैं वो कर्पूरी ठाकुर की मिनिस्ट्री में रिफॉर्म हुए उस समय में। मैं अब आपसे दो ऐसे विषय उठाना चाहूंगा जो कर्पूरी ठाकुर के शासन प्रशासन के और उनकी राजनीति के भी बहुत महत्वपूर्ण आयाम पेश करते हैं, और पूरे समाजवादी आंदोलन के भी। पहला कि अंग्रेजी हटाओ। ये महत्संयोग तो नहीं है कि अंग्रेजी 10वीं में नहीं चलेगी अनिवार्य रूप से ये लागू किया, बल्कि पूरे उत्तर भारत में हिंदी जो आंदोलन था उसमें अंग्रेजी का बायकॉट कराया गया, पोस्टर्स जलाए गए, उन पर कालिख पुती गई। वो तो हमें अपनी आंखों से देखा है जब हम छोटे बच्चे थे। तो अंग्रेजी के खिलाफ जो एक माहौल बनाया गया, और आपने कहा कि लोकतांत्रिकरण एक तरह से हुआ, उससे बहुत सारे लोग पढ़ लिख लिए, शादियां नहीं हो रही थी। ये बात बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं। अंग्रेजी के कारण लड़के फेल भी हो रहे थे, और सभी विषयों में अच्छे नंबर पाने वाले लड़के, तो वो ठीक है। लेकिन मेरा ये सवाल है कि साउथ में जो दक्षिण के राज्य हैं, खासकर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, आज जो गरीब, अपेक्षाकृत गरीब राज्य थे तमिलनाडु के मुकाबले, तमिलनाडु में चूंकि सोशल रिफॉर्म मूवमेंट बहुत पहले आ गया था, तो इन राज्यों में वहां के शासकों ने बिल्कुल ये गलती नहीं की, या ये कदम नहीं उठाया, गलती अगर ना कहें तो, कि तेलुगु केवल रहेगी, अंग्रेजी नहीं रहेगी। उन्होंने अंग्रेजी को बरकरार रखा। आज हालत यह है, अगर आप सर्वे करा लें अमेरिका में, ब्रिटेन में, या कहीं भी, कि साउथ के लड़के ओबीसी, दलित कम्युनिटी, ओबीसी, ट्राइबल, सभी कम्युनिटीज के, ये जो सबाल्टर्न समूह हैं, उनके बच्चे सिलिकॉन वैली में फैले हुए हैं चारों तरफ, न सिर्फ अपर कास्ट के बल्कि दलित, ओबीसी भी। लेकिन बिहार में स्थिति यह है कि अंग्रेजी की पढ़ाई चूंकि बंद करा दी गई, तो उसकी वजह से ज्ञान की दौड़ में एक बड़ा हिस्सा समाज का छूट गया। एक ये भी सोच है कुछ लोगों का नहीं, काफी प्रमुख लोगों का। लेकिन हमारा आपसे जो सवाल है कि क्या आपको लगता है कि बिहार के पिछड़ेपन में समाजवादियों का अंग्रेजी विरोधी ये जो स्टैंड, जबकि पूरे देश से अंग्रेजी नहीं जा पाई, अगर पूरे देश से अंग्रेजी चली गई होती, जैपनीज की तरह, चाइनीज की तरह, कोरियन की तरह, आपने सारा काम अगर हिंदी में करा लिया होता, तब तो बात समझ में आती है। अंग्रेजी बरकरार रही, अंग्रेजी वर्चस्वशील हो गई, अंग्रेजी इतनी ताकतवर हो गई कि अब आज की तारीख में भी अंग्रेजी रूल कर रही है। भले आप कह लें कि हिंदी बहुत आगे बढ़ रही है, लेकिन सच यह है कि शासन की भाषा अंग्रेजी है, विज्ञान की भाषा अंग्रेजी है। यहां तक कि मीडिया में भी जो बेहतर आज लोग कर रहे हैं वो हिंदी में भी कर रहे हैं, लेकिन अंग्रेजी का वर्चस्व बरकरार है। ऐसे में मेरा सवाल है कि क्या आप पीछे अगर मुड़कर देखते हैं तो कर्पूरी जी का ये फैसला आपको कैसा लगता है, खासकर दलित, आदिवासी, ओबीसी, जो शिक्षा में, संस्कृति के क्षेत्र में और सर्विसेज के क्षेत्र में जो अभी पीछे दिखाई देता है, क्या उसका कारण ये नहीं है? देखिए, जितनी आपने बातें कही ना, ये सारे परसेप्शन बेस्ड हैं। इसको सपोर्ट करने के लिए कोई स्टडी नहीं है, बिहार स्पेसिफिक स्टडी नहीं है खास करके, कि प्री इंग्लिश क्या स्थिति थी, पोस्ट इंग्लिश क्या स्थिति थी। अब मैं इसको साउथ से भी कंपैरिजन नहीं करूंगा, कि साउथ आप हमेशा मानते हैं कि एजुकेशन के मामले में हमेशा बेटर रहा है, वो एक ट्रेडिशन लेकर के चला आ रहा है। यहाँ था कि एक 30 नंबर अगर हम एक भाषा में, जो भी पासिंग मार्क्स था, वो नहीं ला पाता है, और से सब्जेक्ट में उसको फेल घोषित किए जाते हैं, और उसका 1 साल बर्बाद हो जाता है, और फिर से देता है, और वो जो एक सामाजिक जो उसको स्टिग्मा सहना पड़ता है, और वो बढ़ नहीं पाता है। और आप देखिए, वो अंग्रेजी पढ़ने वाला जो पूरा वर्ग था वो कितना था, वो भी बहुत मिनिस्क्यूल वर्ग था, वो भी अपर कास्ट के लोग थे ज्यादा उसमें से। तो उसकी जो संख्या है, हमारे पूरे बिहार में अपर कास्ट का पॉपुलेशन कितना है, अगर आप पूरा टोटल आप देखिए तो 10-12% अभी कास्ट सर्वे में, और उसमें अंग्रेजी पढ़ने वाले कितने कम लोग थे। मैंने तो उस चीज को आंखों से देखा है कि अंग्रेजी का क्या जलवा होता था, क्या लोगों को दृढ़ होता था। मेरे पिताजी संजय प्रसाद सिंह, शिक्षक मृत्युंजय प्रसाद सिंह, दोनों अंग्रेजी बोलते थे, और उनको एक बारातियों में 51 रुपया और जिक्र किया है, मैंने उस चीज का जिक्र किया, उस कंटेक्स्ट में किया है। और मैं पिताजी को बाद में पूछता था कि आप लोग बोलते क्या थे, उन्हें बोलते कुछ भी बोल देते थे, किसी चीज पे बोल देते थे, कंटेंट इंपॉर्टेंट नहीं था। तो एक भाषा से इतना डराना, तो एक और देखिए, डॉक्टर लोहिया के लास्ट 2 इंटरव्यू में, जो पॉल आर ब्रास को बहुत अच्छी तरह से आप जानते हैं, बहुत बड़े लेखक, यूपी में लिखा है और पूरा इंडियन पॉलिटिक्स पर अमेरिकन, उन्होंने के लास्ट 2 इंटरव्यू से एक इंटरव्यू पॉल आर ब्रास को देते हैं, तो खुल के पूछते हैं, मैंने उस इंटरव्यू का जिक्र किया है, लोहिया जी का इंटरव्यू का, पूछते हैं कि अंग्रेजी से विरोध क्यों? कहा अंग्रेजी से कोई विरोध नहीं है मुझे, अंग्रेजी का विरोध नहीं कर। उन्होंने कहा
कि हम, आप छोड़िए साउथ में, उत्तर प्रदेश में बिहार के लोग ही उसके दुश्मन हैं। उन्होंने कहा कि विजय लक्ष्मी पंडित हिंदी में क्यों पार्लियामेंट में नहीं बोलती है, क्या नहीं जानती हैं वो हिंदी, क्यों अंग्रेजी में बोलती हैं? तो जो इस बेल्ट के लोग ही अंग्रेजी में बोलेंगे और उसकी सुप्रीमेसी को साबित करने की कोशिश करेंगे, तो हम अपनी भाषा की कीमत पर नहीं, क्या हिंदी जानने से हमको नौकरी नहीं मिल सकती है? अगर हम अंग्रेजी नहीं जानते हैं तो हमको नौकरी डिनाई कर दिया जाए, तो इसको तिलांजलि दी जाए। जी, ये बिल्कुल सही है। हाँ। लेकिन ये अलग बात है कि अगर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया स्वयं अंग्रेजी बहुत अच्छी नहीं जानते होते तो डॉक्टर लोहिया नहीं बन पाते। हिंदी केवल पढ़कर डॉक्टर लोहिया नहीं होते। लेकिन लोहिया हमेशा अंग्रेजी नहीं बोलते थे। जी हाँ, जहाँ जरूरी होती थी वही बोलते थे। लेकिन अंग्रेजी के जाने बगैर लोहिया नहीं बना जा सकता था। मेरा बस ये कहना है। अंग्रेजी जाने वाले, लेकिन अंग्रेजी के जाने वाले लोहिया नहीं बना सकता था, वो अंग्रेजी जानने वाले लोग कितने थे। यहाँ तो एक एंट्री बैरियर जो आपको पास का था, तो मैट्रिक पास करने पर ला लेते। तो मैं, अगर आप पूरे देखिएगा, और आपने जो कहा अगर कोई स्टडी होती इस चीज को कंपैरेटिव स्टडी दिखाने की, तो हम समझ पाते कि ये ऐसी स्टडी है, ऐसा हुआ। हम एक दूसरे विषय की तरफ जाते हैं कि कर्पूरी जी ने 77 में जो आरक्षण का बिल लाया, 78 में सॉरी, हाँ 77 की सरकार बनी और 78 में लाया, ये 26% रिजर्वेशन, इसमें बहुत ही साइंटिफिक और बल्कि यूं कहा जाए कि बड़ा ही इनोवेटिव उनका फार्मूला था। और मंडल कमीशन से पहले की बात है, बताइए, बहुत पहले। तो 26% रिजर्वेशन में उन्होंने 12% ईबीसी को दिया, एक्सट्रीम बैकवर्ड कम्युनिटी को, 8% जो है बैकवर्ड कम्युनिटी को दिया। साउथ में ऐसे कई फॉर्मूले हैं, साउथ के स्टेट्स में 3% महिलाओं को दिया और 3% ईडब्ल्यूएस जिसको आज कहते हैं, यानी जो अपर कास्ट के जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उनको दिया। ये उनका फार्मूला था। अब इस फार्मूले को लेकर बहुत सारे विवाद, बहुत सारी बहस, बहुत सारी चर्चा होती रहती है, वो अलग बात है। लेकिन इसको लेकर भारी विवाद पूरे बिहार में पैदा हुआ। आपको क्या लगता है कि ये जो आरक्षण का फार्मूला कर्पूरी जी का आया, क्या वो भी एक कारण था कि मंडल कमीशन को लेकर पूरे देश में एक जरूरत महसूस की जाने लगी कि राष्ट्रीय स्तर पर ये आयोग बनाया जाए? आपने किताब में इसकी चर्चा भी की है, मोरारजी देसाई सरकार ने कैसे इनिशिएट किया इस बहस को। तो क्या आपको लगता है कि अफर्मेटिव एक्शन रिजर्वेशन के लिए बिहार सचमुच एक जमीन तैयार किया पूरे देश के लिए? निश्चित रूप से। देखिए, जब कर्पूरी ठाकुर जब मुख्यमंत्री बनते हैं तो इसका ड्राफ्ट मुंगरीलाल कमीशन का जो ड्राफ्ट 71 में तैयार हो जाता है और ये लगभग फाइनल स्टेज में उनकी सरकार चली जाती है। उसके बाद भोला पासवान शास्त्री आते हैं, तो ये कागजी रूप से, ऑफिशियल आधिकारिक रूप से श्रेय उनको मिलता है। तैयार तो कर्पूरी ठाकुर ने किया, लेकिन मैं यहाँ कहता हूँ कि जो कांग्रेस, खास करके राहुल गांधी घूम घूम करके जिस प्रकार से उन्होंने रिजर्व कास्ट सर्वे की बातचीत की, और आप देखिए वो 71 का जो रिजर्वेशन है वो 76 में डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा की सरकार है, इमरजेंसी चल रही है, वो मुंगरीलाल कमीशन सबमिट करते हैं। उनके टाइम में कांग्रेस के नेता हैं मुंगरीलाल, हाँ, वहां सबमिट करते हैं। आपने वो हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी खो दी। और ये कर्पूरी ठाकुर आते हैं, अब बनने के 1.5 साल के बाद पूरा लोगों का मत लेकर के असेंबली में प्रश्न पूछे जाते हैं कि क्या होगा रिजर्वेशन का, आपके मैनिफेस्टो का पार्ट है। तो लोगों को लगा, खास करके भारतीय जनसंघ के एक बड़े धड़े को लगा कि जो कि उनकी अपर कास्ट ड्रिवन पॉलिटिक्स थी, उसमें सोशल चर्च इस तरह से शुरू नहीं हुआ था। आज आप कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दे रहे हैं, उनकी पॉलिसी को, उनकी लिगेसी को कोऑप्ट कर रहे हैं। उस समय उन्होंने ऐसा, उनको एक वर्ग था, उन्होंने मान तो लिया था भारतीय जेपी के कहने, जयप्रकाश नारायण के कहने पर कि हम मानेंगे, जनता पार्टी हम बन गए, लेकिन उनका एक विरोध था, इस चीज का था। और उनको लगा ये आने से एक बहुत बड़ी सामाजिक क्रांति आएगी और उसके प्रणेता कर्पूरी ठाकुर होंगे, जो कि हुए भी। और इस चीज का विरोध किया कि भाई आप, ऐसा नहीं है कि, और वो बेनिफिशियरी एक बड़ा वर्ग नहीं हो सकता था, उसको बाद में वो कोऑप्ट करने की कोशिश नहीं कर सकते, लेकिन बात की बात थी। लेकिन उन्होंने अपने फ्रंट लाइन लीडर्स को पीछे रखा, कैलाशपति मिश्र का, या ठाकुर प्रसाद, जो रविशंकर प्रसाद के पिताजी थे, वो लोग सामने नहीं आते हैं विरोध करने में, वो प्रचंड रूप से विरोध कर रहे होते हैं, उसके अगेंस्ट में हैं, लेकिन उन्होंने आम कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाया। मैं इस चीज को जोड़ रहा हूँ, बहुत एक इंटरेस्टिंग कड़ी है। सुशील मोदी ने बताया था मुझे, सुशील जी ने कहा था कि हम लोग 98 के आसपास चाहे कि कर्पूरी की जयंती मनाएं, तो हम कैलाशपति मिश्र के सामने, मैं और नंदकिशोर यादव जाते हैं, तो कहते हैं कि अपनी पार्टी में क्या नेता नहीं है, तो कर्पूरी जी का मनाओगे तुम लोग, तो बात आई गई होगी। लेकिन फिर नंदकिशोर यादव 98 के आसपास स्टेट प्रेसिडेंट बनते हैं, तो धीरे धीरे 2000 तक आते आते वो पुश करते हैं
और वो इसमें एनिवर्सरी शुरू हो शुरू हो जाती है। जाती है। और आप देखिए कि वही 2024 में वही भारत एनडीए रत्न। की सरकार उनकी पॉलिसी को, उनकी लेगेसी को ऑप्ट करती है। उसके पहले जब प्रधानमंत्री जी जाते हैं बिहार, वो सेंटेनरी सेलिब्रेशन में असेंबली के, तो दो ही मुख्यमंत्री का नाम लेते हैं, डॉक्टर शेखर सिंह और कर्पूरी ठाकुर, और जी नीतीश जी की तारीफ करते हैं। जी। तो ये आप देखिए कि एक वो अपने उस एम्बिट को, उस कैनवस को बीजेपी ने कैसे बड़ा किया, लेकिन वो एक अलग कालखंड था। वो एक सोशल चरण का कालखंड था, एक सामाजिक उभार आ रहा था, जिसका प्रतिफल आप में 3 खंड मानता हूं, 67, 77, 89, बिहार में 90। क्योंकि देखो मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को ये बात बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई कि दलित और ओबीसी के बगैर वो भारत की सत्ता को संभाल नहीं सकती, किसी भी राज्य में वो सरकार नहीं बना सकती एक्सेप्ट उत्तराखंड या इस तरह के और 2 एक राज्य, हिमाचल, उत्तराखंड। अदरवाइज कहीं भी मेन स्ट्रीम जो बड़े जो स्टेट्स हैं वहां सरकार बनाना तब तक संभव नहीं है जब तक ओबीसी दलित को अपने साथ वो ऑर्गेनाइज न करे। एक तो ये पहलू। दूसरा पहलू, मैं एक बहुत संक्षिप्त जानकारी के साथ आपकी टिप्पणी चाहता हूं कि कर्पूरी जी ने जब यह आरक्षण फार्मूला लाया तब भी उनको बेतहाशा गालियां दी गई, और इतनी भद्दी भद्दी गालियां दी गई कि मैं अपने कार्यक्रम में ये अपने मुंह से निकाल नहीं सकता। ऐसी गालियां दी गई, उनकी मां से लेकर पिता, मैंने तमाम गालियां आप जानते हैं। लेकिन मैं सवाल उस पर नहीं पूछ रहा हूं। मेरा कहना है कि 90 में जब मंडल आया तो मैं संयोगवश नवभारत टाइम्स पटना में पॉलिटिकल रिपोर्टर था, और मैं कवर करता था असेंबली और राजभवन, मुख्यमंत्री वगैरह। हमारे साथ बहुत सारे रिपोर्टर थे जो नगर निगम से लेकर और जो सड़क पर आंदोलन होते थे वो भी कवर करते थे। तो मैं मेनस्ट्रीम बिल्कुल मीडिया में था। उस वक्त मंडल कमीशन के खिलाफ सबसे अधिक विरोध जिन लोगों का हुआ, आज वो अपने को आरक्षण का समर्थक मानते हैं, बीजेपी ने भी जमकर विरोध किया। केवल ये नहीं कि अपर कास्ट के नॉन पॉलिटिकल लोगों ने केवल किया, नो, मैंने अपनी आंखों से वीरचंद पटेल पथ पर जो बीजेपी का कार्यालय था वहां से बीजेपी के समर्थकों, कार्यकर्ताओं को निकलते हुए देखा, ऑर्गेनाइज करते हुए जुलूस को देखा। ये अलग बात है कि बीजेपी के टॉप लीडर, जैसा आपने बताया कि कर्पूरी जी के समय नहीं निकले वो सड़क पर, बड़े नेता, लेकिन आम लोगों को निकलवाया। तो वैसे ही मंडल के खिलाफ बीजेपी ने विरोध करवाया, बिल्कुल खुल करके करवाया। तो मैं एक बिल्कुल छोटी टिप्पणी आपसे चाहता हूं इस मुद्दे पर कि आज जो बिहार है, क्या उसमें जाति जनगणना के प्रश्न पर नीतीश कुमार के बीजेपी विरोध में थी, लेकिन बिहार में विरोध में नहीं थी। आज भी जाति जनगणना के प्रश्न पर कि जातिवार जनगणना की जाए, केंद्र सरकार बिल्कुल सहमत नहीं है, सिरे से पार्लियामेंट में खारिज कर चुकी है। हाउ डू यू सी दिस कॉन्ट्रडिक्शन विद इन द बीजेपी? देखिए, आप अगर ईडन गार्डन में खेलते हैं अच्छा, तो आप नहीं चाहेंगे कि पर्थ में खेलें आप, जहाँ की बाउंसी ट्रैक हो। तो दूसरे की कंस्टिट्यूएंसी में, दूसरे की टर्फ में जा करके वो किसी सोशलिस्ट कैंप को, अपोजिशन कैंप को का जो मुद्दा है, जो कोर मुद्दा है, उसको क्यों वो मानेंगे? उनका उनका एक पैकेज है, एक मैं मानता हूं उनका एक प्लेटर है, उनका लाभार्थी योजना का प्लेटर है, उनका एक हिंदुत्व का है, हिंदुत्व का प्लेटर है, एक पर्सनालिटी कल्ट का प्लेटर है, और जो डिफरेंट जो ओबीसी फैक्टर, यूथ फैक्टर, सब मिला करके उन्होंने एक बहुत ही बढ़िया कंग्लोमिनेशन बनाया है। ये करने से क्या होता है कि देखिए 2014 को मैं कट ऑफ आप मानता हूं, जब नरेंद्र मोदी का राइज होता है वो आते हैं, और वो आप ईबीसी फैक्टर के साथ तो एक ब्रॉड जो कैनवस उन्होंने बनाना उसी समय से शुरू कर दिया, और उस चीज को लेकर के वो आगे जाते हैं और कहीं न कहीं इनके टेरेन में जाते हैं। आप देखिए उसके बाद के चुनाव में क्या रिजर्वेशन की चर्चा होती है? बहुत कम चर्चा होती है। सेकुलरिज्म की चर्चा होती है, बहुत कम चर्चा होती है। तो जो इनके मेन पॉइंट थे, इनके पास ये लास्ट आर्सेनल में तुनीर बचा हुआ था, उनके तीर में जो है ना, वो लास्ट तीर निकाला उन्होंने कि कास्ट सर्वे करवा लो। तो इनके कास्ट सर्वे की बात को वो राष्ट्रीय स्तर पर क्यों मानेंगे? वो करेंगे, अपने शर्तों पर करेंगे। संतोष जी, एक सवाल और मैं समझता हूँ ये आखिर सवाल है, इसके बाद भी कुछ कहना चाहेंगे आप तो बिल्कुल कहिएगा, कि कर्पूरी जी ने सोशल जस्टिस के लिए, समाजवाद और समता के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण काम किए, जिसमें एक तो आरक्षण का ही प्रश्न था। इसके अलावा उन्होंने आपने स्वयं ही बताया कि कैसे जो लगान वगैरह का जो प्रश्न है उसको एड्रेस किया ताकि गरीब किसानों को परेशानी ना हो, पैसे को लेकर वृद्धावस्था पेंशन दी। स्कूलों में जो फीस माफ़ी की उन्होंने 8वीं 10वीं तक, वो भी महत्वपूर्ण काम था। लेकिन जो एक आमूलचूल जो एक बदलाव के लिए जो जरूरी था, भूमि संरचना में बदलाव, लैंड रिफॉर्म्स, इसको टच नहीं किया कर्पूरी जी ने।
मैंने ये सवाल उनसे पूछा भी था, खैर वो अलग सवाल है, हमारे उनके बीच का संवाद। लेकिन उन्होंने भूमि सुधार का मसला बिहार में, जो कि बहुत प्रोमिनेंट था, बहुत ज़्यादा रिलेवेंट था और आज तक भी है, भले अब उस तरह से न किया जा सके, लेकिन और खासकर नॉर्थ बिहार में, कोशी, नॉर्थ बिहार, उस इलाके को उन्होंने बिल्कुल टच नहीं किया। क्यों नहीं किया? नहीं, बिल्कुल टच नहीं किया मैं ऐसा नहीं कहूंगा। जैसे कि आप देखिए, बनने के बाद आरा में चारपोखरी है, उस वहां आंदोलन किया था जहां की किसान जो जमीन लेके दिया जाता है। जैसे इलिया, जब वो बकास मूवमेंट चलता है, आप आई नो लेट 30s में, तो बकास मूवमेंट में शाहजानंद सरस्वती के मूवमेंट में भाग लेते हैं। ऐसा नहीं भाग लेते हैं, लेकिन जब एक मीटिंग के बाद वो बोलते हैं, जब मुख्यमंत्री, जब उनको इस गोरखपुर में शायद मुझे लगता है कोई सभा है, उनसे पूछा जाता है जो प्रश्न आपने पूछा, यही प्रश्न पूछा, तो कहा कि अगर मैं कैबिनेट में बात करता तो मेरी लाश वहां से बाहर आती। ये लाइन बोला था। ये आई थिंक ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये कंट्राडिक्शन था कोलिशन का प्रेशर था। और मैं जोड़ता हूँ नीतीश कुमार से, मुझे प्रेम कुमार मनी ने शेयर किया था कि मनी जी, डी बंदोपाध्याय कमीशन बनाया है, इसके रिकमेंडेशन हम लागू करेंगे तो लोग हमको गालियां देंगी, गोलियां चल सकती है। वो मनी जी बोलते हैं कैसे मेरी आंखें भीग गई थी, लेकिन कहाँ गई बात। तो वहां भी पॉलिटिकल कंस्टेंट था, यहाँ कमेटी की रिपोर्ट है, कुछ हुआ ही नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ भी पॉलिटिकल कंस्टेंट था। तो किसी भी चीफ मिनिस्टर ने, श्री कृष्ण सिंह ने भी छूने की कोशिश नहीं की थी। लागू हुआ था बाद में, जब मैं 30s की बात कर रहा हूँ, जब वो शाहजानंद सरस्वती का आंदोलन का सफल होता है तो लगता है कि बिहार में कुछ चीजें हो सकती है। श्री कृष्ण बाबू ने तो होने ही नहीं दिया। केबी सहाय वाज द ओनली चीफ मिनिस्टर हु इनिशिएटेड द प्रोसेस, बट ही कुडंट सक्सीड। हाँ, वो बाद में वो आती है, जमींदारी बिल आती है उनके समय ना, जो श्री बाबू के टाइम में आती है। तो ये देखिए, ये जो डायलेमा था ना, ये एक सोशलिस्ट का। और यू डू नॉट फॉरगेट कि वो जो जमीन का जो ट्रांसफर होता है, वो सो कॉल्ड अपर कास्ट तक ही नहीं रहता है। जो ओबीसी के जो बड़े तबके हैं, वो नौभियो रिच, जो एक नया वर्ग तैयार होता है, उनके इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करना पड़ा। तो फिर जाकर ये घालमेल हो जाता है। तो ये डिफरेंट लॉबी के चक्कर में आप नीतीश कुमार जी ना कॉमन स्कूल सिस्टम कर पाए, नहीं जी बंदोपाध्याय कमीशन। बिल्कुल, मैं समझता हूँ संतोष जी ने बहुत ईमानदारी से बात कही कि भूमि सुधार और समान शिक्षा, ये दोनों जो उसूल हैं समाजवादियों के, इनको कोई मुख्यमंत्री, कोई बड़ा प्रशासक छेड़ने का साहस नहीं कर सका। और ये बिहार का बहुत बड़ा सच है। बिहार के इसी बड़े सच के साथ आज की इस किताब चर्चा का हम समापन करते हैं। संतोष जी, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और दोस्तों, आप हमारा ये कार्यक्रम जरूर देखकर बताइएगा आपको कैसा लगा। हम आगे जरूर विशिष्ट मौक़ों पर, कोई भी किताब जब अच्छी आएगी, हम लेखक उपलब्ध होगा, हम जरूर ये कार्यक्रम करेंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।